डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक स्टेटमेंट है, हाउ गुड द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, it is sure to turn out bad because of those who are called to work it happens to be a bad lot। तो जब संविधानवाद की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स संविधानवाद की बात कर रहे हैं, और ये सवाल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बी आर अम्बेडकर से पूछा गया था। उनसे पूछा गया था कि भाई दुनिया का सबसे लंबा, सबसे लेंदी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और इसके अंदर दुनिया भर की सबसे अच्छी चीज़ें आपने चुन चुन के डाली है, तो इसका मतलब क्या है, अब देश बहुत अच्छे से काम करेगा और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगी। जो भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, ये विधायी पालिका और ये सब इनके अंदर तालमेल अच्छा होगा, उसके संदर्भ में यहाँ जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा था कि संविधानवाद जो है वो अलग चीज़ है, संविधान अलग चीज़ है। हमने ये लॉ ऑफ लैंड बना तो दिया, लेकिन इसको अमल में लाना और उसी स्पिरिट में अमल में लाना, इससे डिपेंड करेगा कि कितना सार्थक ये होगा। सार्थक का मतलब है कितना एप्लीकेबल होगा, कितना इससे लोगों को फायदा पहुंच पाएगा। और स्टार्टिंग से ही कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कई चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का शुरू हुआ और उसके अंदर रिसेंट हम 2-3 केस लॉ यहाँ देखेंगे। एक केस था एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आया था। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया था उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, संविधानवाद जो है, संविधान चीजों को एक्सप्लेन करता है, संविधानवाद उस पर लिमिट इम्पोज करता है कि आपका दायरा कहाँ तक है, आप कार्य कहाँ तक कर सकते हो, उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स कर दिए, आर्टिकल 21 जो है वो एक्सप्लेन बढ़ता ही जा रहा है, उसके उसके अंदर बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। सोने का राइट भी उसके अंदर आ गया, पीसफुल लिविंग का भी आ गया, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का भी आ गया, पॉल्यूशन के अगेंस्ट भी आ गया। तो आपके जीवन के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं वो सब लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर वहां एक्सप्लेन कर दिया गया है। रोज इसकी परिभाषा बदल रही है, रोज इसकी जरूरत बदल रही है। इन सारी चीजों के हिसाब से वो क्या है, डायनामिक है, रोज सारी चीजें और रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है। तो इसके हिसाब से ये किसकी बात कर रहा है, ये लिमिट्स की बात कर रहा है, उनके पीछे जो शक्ति है उसकी बात कर रहा है। उसका मतलब क्या होना चाहिए, सोशल जस्टिस, ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें उससे प्राप्त क्या होना चाहिए, हमें उससे ये तीनों चीजें प्राप्त होनी चाहिए, सामाजिक न्याय, मानवता और भाईचारा, ब्रदरहुड। यदि इस चीज को तोड़ रही है कोई चीज, चाहे संविधान में उसका प्रोविजन है, तो भी दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक मोटिव है वो है वेलफेयर ऑफ द स्टेट, और वेलफेयर ऑफ द स्टेट नॉट इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इनके इनके उसमें नहीं। असेट्स क्या हैं, द रियल असेट्स ऑफ अ कंट्री आर द पीपल ऑफ दैट कंट्री, वो उसके वहां के लोग हैं, और उनके लोग कितने संतुष्ट हैं, वहां के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, वहां के लोग किस तरह से भाईचारे को अपना रहे हैं, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है। सोसाइटी डाइवर्स सोसाइटी है हमारी, उस डाइवर्स सोसाइटी के अंदर यूनिटी कितनी दिखती है, अलग अलग परिवेश, अलग अलग राज्य, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग संस्कृति, बोली, भाषा, इन सब के बावजूद भी हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने की जो हमारी मंशा है वो कितनी सशक्त है, इन चीजों पर निर्भर करेगा ये। ठीक है, तो ये है एक्सप्लोर द रियल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द रियल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से निकल के आ रही है, हमारे प्रियम्बल से। प्रियम्बल में जो जो बातें दी हुई है वहां से निकल के आएंगी। जस्टिस की बात कर रखी है, कौन सा जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। तो जब तक ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के प्रावधान प्रत्येक आदमी के लिए नहीं होंगे, हर आदमी जो इस कंट्री में रह रहा है वो डिग्निफाइड महसूस नहीं करेगा, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तब तक संविधान होना और ना होने का कोई फायदा नहीं। तो संविधानवाद किस भाव को प्रमोट करता है, ताकि प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, फंडामेंटल राइट्स का पूरा पूरा उपयोग करने का उसको अधिकार हो, और जहां वायलेशन हो वहां वो कोर्ट को अप्रोच कर सके। सरकार की मंशा भी ये होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स की पूरी पूरी पालना होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं,
इन सारी चीज़ों का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो अपने दायरे में रह के काम करे, वो आर्बिट्रेरियस ना हो, उनके अंदर मनमाना ना हो। तो इसके अंदर एक बात और कही थी कि हमारा मकसद, दिक्कत कहाँ होती है, अच्छे और बुरे में सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बुरे को हम हटा देंगे, अच्छा दिख रहा है हमें, लेकिन अच्छाई के अंदर भी और अच्छाई निकालना। तो यहां एक स्टेटमेंट इसमें दी थी, सुप्रीम विद इन द सुप्रीम, अच्छे के अंदर भी और अच्छा निकालना, ये हमारा भाव होना चाहिए। तब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधानवाद है, वो किसकी ओर बढ़ेगा, देश को उन्नति की ओर लेके जाएगा, कि अच्छे में से भी और बेहतर क्या हो सकता है, बेहतर में से भी और बेहतरीन क्या निकल सकता है। यदि ये भाव रहेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो इसके अंदर एक दो जजमेंट्स और आए थे। तो जैसे एक था स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1998 के अंदर, इसके अंदर क्या गया था कि नॉन आर्बिट्रेरीनेस की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ये है, कैग है, ये बहुत सारी इतनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनके भी एक लिमिट होनी चाहिए, इनकी शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक आई आर कोलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 के अंदर था। इसके अंदर एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि समाज से ही निकल के आ रहा है, समाज की जरूरतें, समाज किस दिशा में जा रहा है, समाज को उन्नति के लिए किस दिशा में होना चाहिए, इसके लिए कौन से प्रयत्न होने चाहिए, दिस इज संविधानवाद। संविधान का मतलब ये नहीं है कि एक आपने सरकार चुन ली और सरकार ने काम करना शुरू कर दिया, लैंड बना दिए, रोड बना दी, बिल्डिंग्स बना दी, कानून बना दिए, लेकिन रियल स्पिरिट में क्या है, रियल स्पिरिट में जब प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट नजर आता है तो वो संविधानवाद होता है। और इसी तरह से बी आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसके अंदर दो बातें कही गई है। इसके अंदर क्या है, संविधानवाद क्या है, बहुत सारी जगह संविधान जो है दैट इज साइलेंट अपॉन सम फैक्ट्स, वो उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता, जैसे हंग असेंबली का हो गया, जैसे आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा, महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बदली वो सारा देखा आपने। तो इन सारी चीज के अंदर गवर्नर है, राष्ट्रपति है, कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो किस तरह से निर्णय लेता है, जिन चीजों पर संविधान पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, उन चीजों के जो निर्णय हैं वो किस आधार पर लिए जाते हैं, वो देश हित में लिए जाते हैं या पर्सनल बेनिफिट में लिए जाते हैं, पार्टी के हित में लिए जाते हैं, वो किसी पार्टी को ऑबलाइज करने के लिए लिए जाते हैं या सोसाइटी को एट लार्ज बेनिफिट पहुंचाने के लिए लिए जाते हैं। ये सारी चीजें आपके इसको निर्धारित करती है कि वेदर यू आर वर्किंग अंडर द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नॉट। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा है डिस्क्रिशनरी पावर्स। कानून के अंदर एग्जीक्यूटिव्स को, जुडिशरी के पास और पार्लियामेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत ज्यादा है। डिस्क्रिशनरी पावर मीन्स उनको स्वतंत्रता दी गई है इन इन क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम करने की, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से काम करने की जो डिस्क्रिशन है, उसका उपयोग वो किस तरह से करते हैं, वो जनहित में करते हैं या नहीं करते। एक आदमी क्या रियल में वेलफेयर की नीयत से लोगों को फ्री की चीजें बांट रहा है, उनको जरूरत है मकान दे रहा है, स्कूटी वगैरह प्रोवाइड कराई जा रही है, मोबाइल्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, 8,000 रुपये, 8,500 रुपये की बात हो रही है, कहीं 1 लाख रुपए की बात हो रही है, कहीं 6,000 रुपये की बात हो रही है, ये क्यों दिया जा रहा है, क्या रियल सेंस में इसकी जरूरत है या उन लोगों को लालच देकर खुद पावर में आने के लिए किया जा रहा है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है और यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से निकलेगा। जब पार्टी अपने किसी भी एनी हाउ बाई एनी मीन्स कोई भी पार्टी शासन में आना चाह रही है, उसके लिए चाहे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी भी हो, डिग्रेड करे, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें सिर्फ पावर में आना है, जब ये नियत होती है तो इट इज ए डेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये संविधानवाद की भावना के विपरीत है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी इस भाव को रखती है कि अल्टीमेट वेलफेयर ऑफ पीपल ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा गोल है, और इसके लिए चाहे पार्टी को लॉस हो, चाहे पार्टी सत्ता में आए चाहे ना आए, इस भाव को यदि हम लेके चलते हैं तो वो संविधानवाद के प्रति सही निष्ठा है। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन, जैसे क्योंकि पार्लियामेंट का ही हिस्सा है, 543 लोग चुन के पार्लियामेंट में आ रहे हैं और वही पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं वो सारे देश हित के लिए चुने गए हैं,
उनको मैंडेट मिला है, पब्लिक ने चुन के भेजा है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी दल से हो, चाहे इंडिविजुअल हो, उनके अंदर विश्वास जताया है, तो उनका फर्ज बनता है कि संविधान की पूरी पूरी रक्षा करें और संविधान के हिसाब से ही काम करें उसके अंदर। उनका यदि ये निश्चय हो जाता है कि केवल अपोजिशन के लिए अपोजिशन करना है, हमें केवल विरोध के लिए सरकार के किसी भी काम में अड़ंगा डालना है, यदि इस भाव से विपक्ष काम करेगा तो यह भावना भी सही नहीं है। विपक्ष अच्छे सुझाव दे, विपक्ष सरकार के ऊपर अंकुश का काम करे। यदि सरकार कुछ गलत कर रही है तो, अच्छा कर रही है तो सुप्रीम इन द सुप्रीम की जो भावना है कि इससे अच्छा और कैसे बनाया जा सकता है, तो विपक्ष यहां अपनी सलाह दे सकता है, विपक्ष यहां बहुत सार्थक भूमिका अदा कर सकता है। तो इस तरह से संविधानवाद जो है, संविधानवाद का जो कंसेप्ट है, यदि हम इसको समरी करें तो इसका मतलब क्या है कि रियल स्पिरिट के अंदर काम करना। संविधान जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो काम करना ही करना है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है, संविधान जो बनाया गया था उसके पीछे मूल भावना क्या थी, उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम काम करते हैं और वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो ये संविधानवाद कहलाए। ठीक है, क्लियर। तो इसके और भी सारे कई सारे जजमेंट हैं, उनको भी अब समय समय पे देखेंगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो एक सवाल और आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन ही नहीं कर रखा। बेसिक स्ट्रक्चर की बात तो की है जजमेंट के अंदर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, तो वो डिफाइन नहीं की। क्यों नहीं की डिफाइन, सवाल ये उठता है। उनको भी डिफाइन कर सकते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या माने, वो इसीलिए डिफाइन नहीं की कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो समय के साथ बदलते रहते हैं, इसीलिए हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। अमेंडमेंट का प्रोविजन भी इसलिए दे रखा है कि जरूरत के हिसाब से आप संविधान को बदलें। जब जब जरूरत पड़ेगी तो संविधान बदलना कोई गुनाह नहीं है, बदला भी गया है और बदला भी जाएगा, क्योंकि समय की जरूरतें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ जो जिस चीज की हम बात कर रहे थे अभी बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो हमारी संविधान की मूल भावना को इंटैक्ट रखती है। और वो मूल भावना कहाँ से आती है, प्रियम्बल में उनका एक उदाहरण मिलता है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, फेथ है, बिलीफ है, अपॉर्चुनिटी है, डिग्निटी है, भाईचारा है, ठीक है, सोवरेनिटी है, ये सारी चीजें जो इंटैक्ट रखने की, तो जो सारी चीजें इनको पोषित करती हैं, इनको पल्लवित करती हैं, वो सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगी। और जो इनके विपरीत काम करती है वो बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इसलिए डिफाइन नहीं किया, क्योंकि यदि हम डिफाइन कर देंगे तो फिर हम इतना ही मान लेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर यही है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि समाज की रिक्वायरमेंट समय समय पर बदलती रहती है, भावनाएं बदलती रहती हैं, समाज की ज़रूरतें बदलती रहती हैं, तो उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करके चलना और उन सारे कार्यों के अंदर इस बात का ध्यान रखना कि सामाजिक न्याय, फेथ, बिलीफ, अपॉर्चुनिटी, स्टेटस, डिग्निटी, ये सारी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके इंटैक्ट रहे, यूनिटी बनी रहे, ब्रदरहुड बना रहे। ये सारी चीज़ यदि बनी रहती है तो वो सारी चीज़ें किसके दायरे में आ जाएंगी, बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आ जाएगी। और जो इन पे चोट करती हैं, जो इनको नुकसान पहुंचाती है, जो इनको डेंट करती है, वो सारी चीज़ें किसके बाहर आ जाएंगी, वो सारे इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर हो जाएंगी। बस सीधी सी बात है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक किसी भी देश की वो मूल चीज़ें, वो मूल भावनाएं जिनको इंटैक्ट रखने से देश उन्नति करता है, देश प्रोग्रेस करता है, देश के अंदर भाईचारा रहता है, वो सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में।